विक्रम जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में एक लड़की माया भी पढ़ती थी। विक्रम अक्सर कॉलेज लेट आया करता था। विक्रम, ये साल तुम्हारा इस कॉलेज में आखिरी साल है। पढ़ाई में भी तुम अच्छे हो, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि तुम हर रोज अपनी क्लास इतनी लेट क्यों अटेंड करते हो। विक्रम कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त माया बीच में बोल पड़ी। सर, विक्रम अपने पापा का हाथ बटाता है। विक्रम के पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है जो विक्रम बचपन से संभालता है। अब वो अपने पिता को जरा भी काम नहीं करने देता और इतनी बड़ी कंपनी वो खुद संभालता है। इसी वजह से आने में उसे लेट हो जाता है। अब हाँ सर, माया बिल्कुल सही कह रही है। जब से मैंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ी है तब से सारा बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है विक्रम। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, वो भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन क्लास भी तो टाइम से अटेंड करनी चाहिए ना। अब ठीक है सर, इस कॉलेज में बस कुछ ही दिन बचे हैं मेरे, इसलिए जितने दिन बाकी हैं उतने दिन मैं टाइम पर क्लास अटेंड करूंगा। विक्रम और माया बहुत अच्छे दोस्त थे। सारा कॉलेज यही मानता था कि विक्रम और माया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। विक्रम, तुम्हारी लाइफ तो सेटल है। कॉलेज छोड़ने से पहले ही तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। पता नहीं मेरा क्या होगा। तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम्हारा भी सब कुछ अच्छा ही होगा। और वैसे भी कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम दोनों दोस्त रहेंगे और मिलते भी रहेंगे। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज बंद हो जाएगा। इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो विक्रम? इतने में वहाँ पर माया की कोई सहेली आ गई। माया जल्दी चल, हमारी बस आ गई। बाय विक्रम, कल मिलते हैं। माया अपनी सहेली के साथ चली गई। विक्रम ने बहुत हिम्मत जुटाई थी माया से अपने दिल की बात कहने की, लेकिन एक बार फिर से वो नहीं कह पाया। ऐसे दिन बीतते गए और कॉलेज खत्म हो गया। माया की एक छोटी बहन निहारिका थी। एक दिन उनके पिता की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। मेरी बच्चियों, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम दोनों पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उससे पहले मैं ये दुनिया छोड़कर नहीं जाने वाला, पर मुझे लगता है अब समय आने ही वाला है। पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। हम दोनों अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। आप जल्दी से दवा खा लो, मैं खाना लगा कर देती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन जब विक्रम अपने काम से थोड़ा फ्री हुआ, तब उसे माया की याद सताने लगी। जब से कॉलेज छोड़ा तब से माया से तो बात ही नहीं हुई। मुझे उसका घर भी नहीं पता। विक्रम उसी वक्त ऑफिस से चला गया। उसने अपनी कार स्टार्ट की और माया का घर ढूंढना शुरू कर दिया। घर ढूंढते ढूंढते रात हो गई, पर किसी तरह वो माया के घर पहुंच गया। उसका एक कच्चा मकान बना था। विक्रम सीधा माया के घर पहुंच गया। उसे देखकर माया हैरान हो गई। विक्रम, तुम यहाँ? तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला? तुम तो कितने बदल गए हो। इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई। माया बेटा, कौन आया है? अंदर आओ, मैं अपने पिता से मिलवाती हूँ। पिताजी, इनका नाम विक्रम है। ये मेरे कॉलेज में पढ़ते थे। अब ये अपने पिता की कंपनी खुद संभालते हैं। आपने राठौर इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा। ये उसी कंपनी के मालिक हैं अब। नमस्ते अंकल, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। माया बिटिया, जाओ, इनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। वहाँ पर माया की छोटी बहन निहारिका भी आ गई। माया, तुम कॉलेज के टाइम पर मोबाइल तो रखती नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर पर पहुंचा हूं। माया, तुमने भी एमबीए किया, मैंने भी एमबीए किया। क्या तुम मेरी कंपनी में मेरा साथ दोगी? मुझे मेरी कंपनी के लिए एक फीमेल मैनेजिंग डायरेक्टर की जरूरत है। ये सुनकर माया के पिता बहुत खुश हुए। तुम्हें मैं कैसे मना कर सकती हूँ विक्रम? वैसे भी तुम्हारी कंपनी का नाम कितना बड़ा है, तो मेरा सौभाग्य होगा। देखो, मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। तुम्हें वहां एम्प्लॉय बनकर काम नहीं करना है, बल्कि मेरी दोस्त बनकर उस कंपनी को संभालना है। वो कंपनी तुम्हारी ही है। भैया, आप तो बहुत हैंडसम लगते हो। बेटा, जो लोग दिल से खूबसूरत होते ना, उन्हें हर कोई हैंडसम ही दिखाई देता है। चलो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। कल से ही मेरा काम संभाल लो माया, प्लीज। अच्छा अंकल, चलता हूँ, नमस्कार। अब खुश खुश रहो बेटा, खुश रहो। विक्रम वहाँ से चला गया। इधर माया और उसके पिता बहुत खुश हुए। अब माया और विक्रम मिलकर उस कंपनी को संभालने लगे। फिर अचानक एक दिन माया के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। विक्रम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। विक्रम बेटा, मैं अपनी दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। इतना बोलकर माया के पिता स्वर्ग से धार गए। विक्रम ने माया से शादी कर ली और निहारिका को अपने साथ ही घर ले आया। इधर निहारिका हमेशा पढ़ाई किया करती थी। वो हमेशा उदास ही रहती थी।
निहारिका, मैं देख रही हूँ तुम हर वक्त उदास रहती हो, कोई बात है क्या? दीदी, पिताजी का सपना था कि हम दोनों सफल हो जाएं, उसके बाद ही पिताजी दुनिया छोड़कर जाए। आप तो सफल हो गई पिताजी के सामने ही, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी दीदी, पिताजी के जीते जी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। निहारिका, तुम एक दिन आईपीएस ऑफिसर जरूर बनोगी। मैं तुम्हें अच्छे से अच्छी कोचिंग की तैयारी कराऊंगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। जीजा जी, मैं अपनी जान लगा दूंगी। अब निहारिका अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और सारे टेस्ट पास करने के बाद वो फाइनली एक आईपीएस ऑफिसर बन गई। वो वर्दी पहनकर अपने घर आई। आसपास की औरतें भी वहां पर इकट्ठा हो गईं। देखा तुम लोगों ने विक्रम की साली का कमाल। मैं इंसान को देखते ही पहचान लेती हूँ और मुझे पहले ही पता था कि निहारिका की मेहनत जरूर रंग लाएगी। निहारिका बेटा, तूने तो सच में हमें गलत साबित कर दिया। तू दिन रात तरक्की करे, हम सबकी बस यही दुआ है। तभी अचानक वहां पर निहारिका के पिता की आत्मा प्रकट हो गई। निहारिका बेटा, तेरी यही शिकायत थी ना कि तू मेरे सामने कुछ बड़ा करके दिखाए। मेरे अंदर भी ऐसा ही था, पर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। इस वजह से मैं जीते जी तुझे ऑफिसर बनते नहीं देख पाया। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिली। मेरी दोनों बेटियों की सफलता में विक्रम बेटा का बहुत बड़ा हाथ है। आजकल ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम बेटा। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। कविता, कविता, आजा। अरे काजल, तुम? हाँ आजा, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ, चल आजा साथ चलते हैं। काजल के बार बार कहने पर कविता उसकी कार में बैठ गई। उस महंगी कार को काजल का ड्राइवर चला रहा था और पीछे काजल और कविता बैठी थी। अरे वाह यार काजल, तेरी गाड़ी तो बहुत शानदार है। हाँ मेरे पापा की है, वो आज फैक्ट्री नहीं गए तो उन्होंने ड्राइवर भैया से कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ाए। सही है यार, मैं तो इतनी महंगी कार में पहली बार बैठी हूँ। अरे अब तो बैठते ही रहेंगे, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी। काजल और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने एडमिशन लिया था। धीरे धीरे काजल और कविता बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। वैसे काजल बहुत ही अमीर घर से थी। उसके पापा राजीव सिंह कई फैक्ट्रियों के मालिक थे, जबकि कविता बहुत ही साधारण घर से थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे, मगर फिर भी उन्होंने पाई पाई जोड़कर कविता का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया था। काजल की अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड बिल्कुल नहीं था। फिर एक दिन, कविता जरा सुनना। हाँ क्या हुआ, बता। देखना ये घड़ी कैसी लग रही है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। ये मैंने तेरे लिए ली है, जरा पहनकर दिखा। नहीं यार, मैं कैसे इतनी महंगी घड़ी। चुप कर और चुपचाप पहन ले और ज्यादा मत सोच। जब तेरा मन करे तो मुझे भी दे देना कुछ। पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चल बहानेबाज, अभी मत दे पर कभी तो दे देना। अच्छा ठीक है। गुजरते वक्त के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बीतता था। और फिर एक दिन, कविता ये लड़का कौन है यार, इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे। कौन, वो हैंडसम? सच में बड़ा कूल दिखता है यार। उनका नाम आकाश है और वो हमारे सीनियर हैं पगली। तो क्या हुआ? ओए जरा कंट्रोल में। मैंने सुना है कि बड़ा ब्रह्मचारी टाइप लड़का है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं, पर वो किसी को घास नहीं डालता। अच्छा तो तू देख, अब इसकी तपस्या तो काजल नाम की ये अप्सरा ही भंग करेगी। हट बेशर्म कहीं की। आकाश पर काजल का दिल आ गया था। शुरू में उन दोनों में हाय हलो हुई और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार भी हो गया। काजल को उसका प्यार मिला तो कविता बहुत खुश हुई। लेकिन फिर एक दिन, काजल, फाइनल रिजल्ट आते ही मैं यूएस चला जाऊंगा। यूएस? पर क्यों? वहां मेरी प्लेसमेंट हो गई है और जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है वो चाहती है कि मैं पहले यूएस में उनके हेडक्वार्टर में 1 साल काम करूं और सीखूं, और फिर वो मुझे इंडिया वापस भेजेंगे। पर मैं 1 साल कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है पगली। अरे तू कब आई?
जब तुम दोनों आशिकी फरमा रहे थे। सुन, जाने दे आकाश को, वो वहां नहीं जाएंगे तो जॉब कैसे लेंगे? क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। काजल, बस 1 साल दे दे मुझे, फिर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। ठीक 1 महीने बाद आकाश काजल से विदा लेकर विदेश चला गया। काजल उसे याद करती और हसीन सपने बुनती, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक काजल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कविता को उसकी चिंता होने लगी, तो एक दिन वो काजल के घर ही पहुंच गई। वहां उसका सामना काजल के पिता राजीव सिंह से हुआ। कौन हो तुम और क्या चाहिए? जी मैं वो काजल की दोस्त हूँ, उसे कुछ नोट्स देने आई थी। नोट्स? उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब हो गई काजल की पढ़ाई। पर अभी कैसे? अभी तो लास्ट सेमेस्टर बाकी है ना अंकल। कह दिया ना तो कह दिया, चली जाओ यहां से और दोबारा कभी मत आना। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उदास होकर वहां से जाने लगी, लेकिन घर के बाहर निकलते ही उसकी तरफ एक कागज की बॉल गिरी। कविता ने उस कागज को खोलकर देखा तो लिखावट काजल की थी। मुझे बचा ली कविता, प्लीज। कविता को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन उस वक्त वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर अगले दिन एक औरत घूंघट ओढ़े और हाथ में झाड़ू लिए काजल के घर में दाखिल हुई। किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। असल में घूंघट के अंदर कविता थी, जो काजल के घर में काम करने वाली बाई बनकर आई थी। घर में आते ही उसने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो काजल के कमरे तक पहुंची गई। लेकिन कमरे का नजारा देखकर कविता हैरान रह गई। काजल का मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे। काजल, ये सब क्या है? किसने किया ये? कविता तू आ गई, भगवान का शुक्र है। कविता, मेरे पापा ने मेरा सौदा कर दिया है। तू तो जानती है ना कि मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते, पर मेरे पापा अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते हैं। वो 55 साल का बुढ़ा है। उसने अपनी पहली पत्नी को मार दिया था और वो मुझे भी मार देगा। हैं? पर तेरे पापा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? उन्होंने उस बुढ़े से बहुत बड़ा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए, और पैसों के बदले अब वो मुझे सौंपने वाले उस बुढ़े को। इतना कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कविता तैयार थी अपनी सहेली को इस मुसीबत से निकालने के लिए। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और अपनी साड़ी उतारकर काजल को पहना दी और खुद काजल के कपड़े पहनकर उसकी जगह बैठ गई। फिर कविता की जगह काजल आराम से घर से बाहर निकल गई। फिर कुछ देर के बाद, कौन है? अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। पर तलाशी क्यों? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आपने यहाँ किसी लड़की को कैद करके रखा है। इतना कहकर पुलिस कमिश्नर के साथ आए पुलिस वालों ने घर की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में कविता उनके साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। असल में राजीव को जैसे ही कविता और काजल के प्लान का पता चला तो उसने कविता को ही अपने गुस्से का शिकार बनाया और उसके साथ मारपीट की। लेकिन अब वो अपना किया भुगतने वाला था। पुलिस ने फौरन राजीव को गिरफ्तार कर लिया। उधर आकाश को जैसे ही इन सब की खबर मिली तो वो भागा भागा यूएस से इंडिया आ गया और फिर कविता ने एक मंदिर में आकाश और काजल की शादी कराई। थैंक यू कविता, अगर तुम ना होती तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होती मैं? मेरी सहेली को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर कविता ने काजल को गले से लगा लिया और काजल बस यही सोच रही थी कि जो तोहफा कविता ने उसे दिया है क्या वो कभी उसकी बराबरी कर पाएगी।